नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी एनक्लेक्स मॉक्स भी जो सीरीज़ है वो चल रही है और आज की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक पढ़ेंगे। जो प्रीवियस जो हमारी जो क्लास थी उसमें अभी तक हम 80 जो क्वेश्चन है ओबीजी के वो हम पढ़ चुके हैं और अब हम 81 से और 90 तक पढ़ेंगे। तो हम मेनली अभी ओबीजी पढ़ रहे हैं, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस हैं हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पिछले जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों उनको पढ़ा है। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं एक बार वो क्लासेस ज़रूर जाके देखें। हमने किस तरीके से उसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, शॉर्ट तरीके से एक सेंटेंस के अंदर पूरे जो क्वेश्चन को किस प्रकार से हमने इंक्लूड किया है। तो जो आपके 80 शॉर्ट नोट्स बन गए हैं दोस्तों, छोटी छोटी जो सेंटेंस बन गए हैं उनको आप बार बार क्या करो, रिवाइज़ करो। और रिवाइज़ करने से आपको वापस से सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। चलो आगे चलते हैं हम। आज का जो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81, ए क्लाइंट एट हर फर्स्ट प्री नेटल क्लिनिक विजिट। वही बात हो गई, प्री नेटल क्लिनिक विजिट, इससे घबराने की जरूरत आपको है नहीं। तो प्री नेटल का मतलब क्या हो गया, हॉस्पिटल के अंदर वो गई। ऐसे मान लो प्री मतलब पहले और नेटल का मतलब लेबर से पहले वाली जो क्लिनिक होती है वो क्या कहलाती है, प्री नेटल क्लिनिक कहलाती है। अभी आप सिर्फ इतना मान लो कि वो हॉस्पिटल के अंदर ही है समझने के लिए। 6 वीक जेस्टेशन, उसकी जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड है दोस्तों वो कितना है, 6 वीक की प्रेगनेंसी। इसका मतलब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है। सी आस्क हाउ लॉन्ग सी मे कंटिन्यू टू वर्क। वो पूछ रही है, क्या पूछ रही है कि वो कब तक काम कर सकती है, कब तक वो कंटिन्यू कर सकती है वर्क को। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान वो सोच रही है कि भाई मैं काम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मुझे काम कब तक करना है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक करना है, सेकंड तक करना है या थर्ड तक करना है। तो वो इसके बारे में पूछ रही है। एंड व्हेन शी शुड प्लान टू क्वाइट, कि वह कब उस चीज़ को क्या कर देगी दोस्तों, क्विट कर देगी। मतलब कि काम करना उसको कब छोड़ना है, वो ये पूछ रही है एक नर्स से। हाउ शुड द नर्स रेस्पॉन्ड, तो नर्स को इसके बारे में क्या जवाब देना चाहिए। चलो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो टॉपिक है ये एंटीनेटल केयर जो आती है दोस्तों उसके अंदर आता है। एंटीनेटल केयर जो आप पढ़ते हो उसके अंदर ये टॉपिक इंक्लूड होता है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें पहला दे रखा है कि व्हाट एक्टिविटीज डज योर जॉब इंटेल, कि मतलब आपका जो जॉब है, जो आप जॉब कर रहे हो उसके अंदर आपका जॉब क्या क्या इंक्लूड करता है। ठीक है, इंटेल की जगह आप एक सिंपल वर्ड यूज़ कर सकते हो, इंक्लूड। मतलब कि वो जानना चाह रही है नर्स से कि उसका जो जॉब है ना दोस्तों वो किस प्रकार का जॉब है। क्यों, क्योंकि जो एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती हैं प्रेगनेंसी के दौरान उसमें ये कहा जाता है कि आप अगर रूटीन एक्टिविटीज़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो दोस्तों, रूटीन अगर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो वो पूरी प्रेगनेंसी में की जा सकती हैं। रूटीन का मतलब यहाँ पर सिंपल एक्टिविटीज़ आती है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग मान लो, या कि आपको जो डेली जो एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं दोस्तों, रूटीन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ये तो आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकते हो आप, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आपको इस क्विट करने की जरूरत है नहीं इनमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ऐसे नहीं है कि हल्का कोई भी काम है, लाइट कोई भी वर्क है दोस्तों वो भी किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता, एक्सेसिव। एक्सेसिव कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी है, मतलब कि सामान उठा उठा कर पटकना हो, सामान उठा उठा कर कहीं पर ले जाना हो, ठीक है, मतलब जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता हो। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, एक्सेसिव एंड स्ट्रेनस जो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों वो क्या की जाती हैं, अवॉइड की जाती हैं। और अवॉइड भी मेनली इसमें भी ये पूछ ले कि भाई सबसे ज़्यादा कब अवॉइड करनी चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंड लास्ट के जो 4 वीक हैं उनमें तो बिल्कुल ही क्या करनी चाहिए दोस्तों, इसको अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या है, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और जो लास्ट के जो 4 वीक हैं उनमें PROM के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन जो है, प्री मैच्योर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन नहीं, प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन बोलना है, याद रखना इसको। मैंने हम एक क्लास में आपको इसके बारे में बताया भी है, उसके चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जो एक्सेसिव और जो स्ट्रेनस जो एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों, ठीक है, फोर्सफुल जो एक्टिविटीज़ उनको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए, उनको क्या किया जाए, अवॉइड किया जाए। अब नर्स उससे यही पूछ रही है कि भाई आपकी जो एक्टिविटीज़ है ना वो क्या क्या इंक्लूड करती हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना, जब आपको यही नहीं पता, इसमें इन पूरे सेंटेंस के अंदर कहीं भी ये नहीं दे रखा कि वो क्या काम करती है, तो आप उसको कैसे कह सकते हो कि भाई आप काम करना बंद कर दो, आज से ही बंद कर दो। क्यों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर वो मान लो एक्सेसिव एक्टिविटी करती हो, स्ट्रेनस एक्टिविटी करती हो दोस्तों, तो उनको क्या करवाना पड़ेगा, हमें अवॉइड करवाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें इसका पता नहीं लग रहा, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम उसके जॉब को जानें कि वो क्या जॉब कर रही है। तो उसके लिए हम उससे क्या करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे कि वो क्या जॉब करती है, कैसे जॉब करती है, उसकी जॉब में क्या क्या इंक्लूड है। तो उसी के लिए उसने पहला क्वेश्चन पूछा है कि किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आपके जॉब के अंदर हैं, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ आप करते हो, हार्ड हैं, सिंपल हैं,
ठीक है, यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वर्क ज़्यादा नहीं हो, कंप्यूटर की एक्टिविटीज़, तो सिंपल अगर एक्टिविटीज़ हैं जिनमें ज़्यादा फोर्स नहीं है, लाइट वर्क है, वो किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट प्रेगनेंसी किया जा सकता है। लेकिन अगर हार्ड हैं, स्ट्रेनस एक्टिविटीज़, उनको अवॉइड करना चाहिए। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि उसका जॉब कैसा है, फिर अगर वो बताती है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या देगी, उसका आंसर देगी। बाकी के 3 ऑप्शन गलत हैं। कैसे गलत हैं बात करते हैं। पहला है हाउ डू यू फील अबाउट कंटिन्यूइंग टू वर्क, कि तुम्हें खुद को कैसे लगता है कि आपको वर्क को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो ये चीज़ जो है ना, ये क्वेश्चन ये उसके जॉब के बारे में बताएगा, लेकिन साथ में हो सकता है कि वो प्रेगनेंसी से पहले भी अपने जॉब को पसंद नहीं करती हो और उसको लगता हो कि मेरे को यार ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी के इफेक्ट के कारण वो काम नहीं करना चाह रही हो। दूसरा, हमें इस क्वेश्चन से ये भी पता नहीं चल रहा कि वो कौन सा जॉब कर रही है, क्योंकि आप उससे ये पूछ रहे हो कि आप क्या फील करते हो वर्क को कंटिन्यू करने में। वो कहेगी मैं अच्छा फील नहीं करती, तो इससे हमें ये कैसे पता लगा कि वो कौन सा जॉब कर रही है, हार्ड एक्टिविटीज़ कर रही है, स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ कर रही है, लाइट कर रही है। तो इसलिए ये आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है मोस्ट वुमन वर्क थ्रू आउट देयर प्रेगनेंसी। ये बात तो सही है कि भाई बहुत सारी जो वुमन है वो क्या करती हैं, थ्रू आउट प्रेगनेंसी क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया कि एक्सेसिव वर्क नहीं कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि मोस्ट लिखा हुआ है, ऑल तो नहीं लिखा हुआ कि भाई सबकी सभी करती हैं, मोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो मोस्ट वुमन करती हैं, ये सही है। लेकिन इस क्वेश्चन से कम्युनिकेशन कट हो गया। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपका क्या जॉब है, हमने उसको कुछ इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अगर मान लो उसका टफ जॉब हो और वो करने लग गई तो वो अवॉइडेड होता है वो तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल हमको क्या नहीं करता दोस्तों, ये ऑप्शन जो है ये हमें सेटिस्फाइड नहीं करता। लास्ट, यूजुअली वुमन क्विट वर्क एट द स्टार्ट ऑफ देयर थर्ड ट्राइमेस्टर, कि यूजुअली जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है तो अपना काम क्या कर देती हैं, छोड़ देती हैं। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है वैसे कि मोस्ट वुमन वर्क करती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, लेकिन उससे उस फीमेल के वर्क का पता नहीं लग रहा कि वो जो फीमेल है वो कैसा काम कर रही है। वो जानना हमारे लिए दोस्तों क्या है, जरूरी है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा व्हाट एक्टिविटीज डज योर जॉब इंटेल, ठीक है। अब एक बार मैंने आपको पूरा एंटीनेटल केयर ही करवा देता हूँ जल्दी, ताकि आपको बाकी कभी भी कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको कर दो। तो एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना आपको, एक से कम 20 क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको। ऐसे पढ़ना है कि 4 ऑप्शन पढ़े, उसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ो। स्लीप के बारे में अगर क्वेश्चन आए दोस्तों कि एक प्रेग्नेंट फीमेल को कितनी देर सोना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना एक प्रेग्नेंट वुमेन को कम से कम 10 आवर्स की स्लीप चाहिए। कितने आवर्स की चाहिए, 10 आवर्स की। 10 आवर्स की स्लीप में कम से कम 8 आवर्स की स्लीप नाइट में हो, 8 आवर्स की नाइट में हो, और 2 आवर्स की किस में हो दोस्तों, दिन में हो, 2 आवर्स की। पोजीशन पूछ ले कि कौन सी पोजीशन में, तो लेटरल, ठीक है। और भी ज़्यादा स्पेसिफिक पूछे तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन। कोशिश करना चाहिए कि सुपाइन पोजीशन को क्या करे, वो अवॉइड करे, क्योंकि सुपाइन पोजीशन जो है वो कोज करती है सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। क्यों, क्योंकि वेना कावा है वो कंप्रेस कर देता है, सॉरी जो यूट्रस है वो वेना कावा क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है उसके कारण, ठीक है। तो रेस्ट हो गया, स्लीप हो गया। इसके बाद क्लोथिंग कोशिश करनी चाहिए कि कैसी क्लोथिंग पहनी जाए, लूज क्लोथिंग पहनी चाहिए, ठीक है। तो एनकस में मान लो कभी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ध्यान रखना है आपको, क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए दोस्तों, लूज होनी चाहिए। शूज़ जो है वो कैसे होने चाहिए, हील लेस होनी चाहिए, क्योंकि गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा पैरों के अंदर कई बार क्या मिल जाती है दोस्तों, एंकल एडिमा मिलती है, तो उसमें भी पहनने से प्रॉब्लम हो सकती है, बैलेंस भी गिर सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो सकती हैं दोस्तों, तो इसलिए ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हील लेस जो शूज़ है दोस्तों वो पहनने चाहिए। बेल्ट, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड जो बेल्ट आती हैं पूरी तरह से कॉन्स्ट्रिक्ट करती हो, दबाती हो शरीर को, तो ऐसी बेल्ट को क्या करना चाहिए दोस्तों, अवॉइड करना चाहिए। तो कॉन्स्ट्रिक्टेड बेल्ट शुड बी अवॉइडेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड बेल्ट को क्या करेंगे, हम अवॉइड करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन क्वेश्चन कहाँ बन जाए पता नहीं चलता इनसे, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कोइटस, सेक्सुअल जो इंटरकोर्स है उसे हम कोइटस बोलते हैं। ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, प्रेगनेंसी के दौरान ये किया जा सकता है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम कब है, प्रॉब्लम दोस्तों तब है अगर कोई भी फीमेल मिसकैरिज या फिर PROM के रिस्क पे हो, किस पे हो, रिस्क पे हो, तो फिर उसे क्या करना चाहिए दोस्तों, ये उसे अवॉइड करना चाहिए। क्यों, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं जो सीमन जो होता है दोस्तों उसके अंदर पाए जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और फीमेल के अंदर रिलीज होने लग जाता है ऑक्सीटोसिन सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। तो ये दोनों ही चीज़ें क्या कोज कर सकती हैं, इधर अबॉर्शन कोज कर सकती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और लास्ट में क्या कर सकती हैं, PROM कर सकती हैं, ठीक है, प्री लेबर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कर सकती हैं। तो इसलिए इनको अवॉइड करना क्या है दोस्तों, जरूरी है, इसलिए अवॉइड करना होगा। तो नॉर्मल अगर कोई भी पर्सन है तो कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं किया गया है, लेकिन मिसकैरिज और PROM का है तो इनको हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
ट्रैवल कर सकते हो आप, नॉर्मल ट्रैवल है, ज़्यादा लंबा जो ट्रैवल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है वो अवॉइड करो। लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रैवल है उसको अवॉइड करना चाहिए। और ऐसा ट्रैवल जिसमें जर्क मूवमेंट हो, ट्रैवल विद जर्क मूवमेंट, झटके वाले मूवमेंट लगे, वो भी अवॉइड करने चाहिए, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। एयर ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो एयर ट्रैवल है दोस्तों वो नहीं किया जाए तो ज़्यादा सही है। जैसे प्लासेंटा प्रीविया है किसी भी फीमेल को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों सीवियर एनीमिया हो, सिकल सेल डिजीज हो, सिकल सेल डिजीज, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, तो उन कंडीशंस के अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, एयर जो ट्रैवल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस कोज कर सकते हैं। और एनीमिया वाले रीन में सबके अंदर तो प्रॉब्लम हो सकती है, ऑक्सीजन में भी, ठीक है। इसलिए एयर ट्रैवल को क्या करना चाहिए दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्मोकिंग और एल्कोहल कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। कोई ऐसा चांस नहीं है कि 1% आप इतना ले सकते हो, ये लिख सकते हो, बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, ये भी कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो स्मोकिंग है वो कोज करती है एक तो स्मॉल बेबी और एक मिसकैरेज, अबॉर्शन। और जो एल्कोहल है दोस्तों वो क्या कोज करती है, आपके एल्कोहल कोज करती है IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कोज करती है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है एक्सरसाइज। तो कम से कम एक वीक के अंदर 150 घंटे की एक्सरसाइज तो करनी चाहिए, एक वीक में 150 घंटे की एक्सरसाइज रिकमेंड की गई है। ये सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों वैक्सीनेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो पहली चीज़ ध्यान रखना, ऑल लाइव वैक्सीन्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, नहीं दी जा सकती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। कुछ के नाम लिख लो, मीजल्स, मम्प्स, रूबेला नहीं देनी चाहिए, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, BCG, HPV, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, बाकी तो आप सब जानते ही होंगे। तो ये वैक्सीन क्या करनी चाहिए दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड करनी चाहिए, ठीक है। किल्ड वैक्सीन दी जा सकती हैं, किल्ड जो वैक्सीन है वो दी जा सकती हैं। कुछ स्पेशल वैक्सीन हैं दोस्तों, उनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। स्पेशल केसेज, वैक्सीन कैन बी गिवन बट इन ओनली स्पेशल केसेज, वैक्सीन कैन बी गिवन बट ओनली इन स्पेशल केसेज। मतलब कि एक्चुअली में तो ये क्या होती है दोस्तों, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं कि जिनके अंदर आप इनको दे सकते हो, कोई स्पेशल केस बनेगा तब, ठीक है, तभी ये दी जा सकती है, नहीं तो ये नहीं दी जा सकती। जैसे टाइफाइड की वैक्सीन, येलो फीवर की जो वैक्सीन है वो भी नहीं, और पोलियो की वैक्सीन, ये वैक्सीन जो होती है दोस्तों ये स्पेशल केस के अंदर दी जा सकती हैं, वैसे ये वैक्सीन नहीं दी जा सकती, ध्यान रखना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी वैक्सीन हम ज़्यादातर देते हैं, तो एक तो हम TD की देते हैं, पहले तो सिर्फ टिटनस की देते थे, आजकल हम टिटनस और डिप्थीरिया दोनों देते हैं। तो पहली जो वैक्सीन है वो लगभग हम फर्स्ट एंटीनेटल जो विजिट है उस पर देते हैं, और सेकंड जो वैक्सीन है दोस्तों उसके आफ्टर 4 वीक, फर्स्ट वैक्सीन के हम लगभग 4 वीक के बाद देते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लास्ट कोई एक फीमेल है, उसने लास्ट 3 ईयर के अंदर कोई भी वैक्सीन ली हुई है, दोनों वैक्सीन ली हुई हैं उसने, ये जो दोनों वैक्सीन है 2 वैक्सीन है वो ली हुई हैं, तब उसको वैक्सीन लगेगी या नहीं लगेगी, तो दोस्तों उसको 1 बूस्टर डोज लगेगी, 1 बूस्टर डोज, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लास्ट 3 साल के अंदर कोई भी फीमेल ने अगर 2 वैक्सीन ली हुई हैं दोस्तों, मतलब उसने कंप्लीट कर रखा है इम्यूनाइजेशन, तो उसको एक ही वैक्सीन देने की ज़रूरत है, वो कौन सी, 1 बूस्टर डोज देने की ज़रूरत है, उसको दोनों वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत अब नहीं है, ठीक है। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। एक वैक्सीन और दे सकते हैं,
देते हैं मेनली, ये यूजुअली दी जाने वाली वैक्सीन की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे टी-डैप, ठीक है, तो टिटनस एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड, टिटनस एंड डिप्थीरिया टॉक्सोइड एंड एसेल्युलर पर्टूसिस, एसेल्युलर पर्टूसिस। तो ये लगभग दी जाती है दोस्तों 27 से और 36 वीक के बीच में। ये वैक्सीन अगर लगाते हैं तो 27 से और 36 वीक के बीच में लगाते हैं। इसके अलावा एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी ले सकते हैं, कुछ फीमेल से लेती हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं ली जाती। जैसा ऐसे सीज़न लगे कि इन्फ्लुएंजा का सीज़न चल रहा है तो उस दौरान ये ली जाती है, ठीक है। वैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसकी सिर्फ एक सिंगल डोज दी जाती है, सिंगल डोज IM इन सीजन। एक कोरोना की वैक्सीन भी दी जा सकती है, ठीक है, कोरोना वैक्सीन ये भी दी जा सकती है। तो ये सब वैक्सीनेशन था। अब हम एक बार वापस से क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हमने ना, तो इसमें बस एक लाइन लिखनी है। तो इसमें लिखो कि अगर कोई फीमेल नर्स से अपने जॉब के कंटिन्यूशन के बारे में पूछे, कंटिन्यूटी लिख लो, कंटिन्यूटी के बारे में पूछे तो नर्स को उसके जॉब के बारे में जानने के लिए, उसको जॉब के बारे में जानने के लिए उससे पूछना चाहिए कि आप जॉब के दौरान कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो, आप जॉब के दौरान कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो, मतलब हार्ड सिंपल कौन सी एक्टिविटीज़ करते हो। आप चाहो तो इसके एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो इसके ब्रैकेट में ये वाले सेंटेंस ऐसे कैसे लिख लो, व्हाट एक्टिविटीज़ डज योर जॉब इनटेल, ठीक है। इसके ब्रैकेट में भी लिख सकते हो ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, कभी ऑप्शन दिखे तो भी आप समझ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी तो हमारा एक ही क्वेश्चन हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर ए नर्स इन द प्री नेटल क्लिनिक। वही है कि एक प्री नेटल क्लिनिक में एक नर्स के लिए यह इंपॉर्टेंट क्यों है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल काउंसलिंग टू ऑल न्यूली प्रेग्नेंट वुमन, कि वह जितनी भी प्रेग्नेंट जो फीमेल है ना उनको न्यूट्रिशनल जो काउंसलिंग देना है ना दोस्तों वो क्यों ज़रूरी है। सिंपल सी बस ये लैंग्वेज है कि भाई सभी प्रेग्नेंट वुमन को न्यूट्रिशनल जो काउंसलिंग देना है ना दोस्तों वो क्यों ज़रूरी है, बस ये क्वेश्चन है। पहला है कि मोस्ट वेट गेन इज कोज्ड बाय फ्लूइड रिटेंशन, कि ज़्यादातर जो वेट गेन है दोस्तों वो फ्लूइड रिटेंशन के कारण कोज होता है, इसलिए ज़रूरी है। गलत बात है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो जो होता है वो फीटल ग्रोथ से होता है। इसके अलावा फीटल जो है दोस्तों, जो फीटस है, फीटस भी वेट गेन करता है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल ब्रेस्ट भी करते हैं, यूट्रस जो है वो भी करता है, इसके अलावा जो फ्लूइड है वो भी करता है, फैट एंड प्रोटीन भी करते हैं, तो कई सारी चीज़ें करते हैं, प्लासेंटा भी करता है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों वेट को गेन करती हैं, सिर्फ फ्लूइड नहीं करता है। फ्लूइड वैसे भी दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे फीटस को माना जाता है सबसे ज़्यादा वेट गेन करने में। उसके बारे में आपको आगे क्वेश्चन में बताऊंगा। तो ये बात ही गलत है ये तो, ठीक है। तो इसलिए काउंसलिंग नहीं करती क्योंकि सारा वेट गेन फ्लूइड रिटेंशन के द्वारा कोज होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन होता है ना, इसलिए। इसमें देखा डिफरेंट कल्चरल ग्रुप से फेवर डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। पहले आगे वाले देखते हैं, डाइटरी अलाउंसेज शुड नॉट इंक्रीज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। भाई इसलिए इंक्लूड करनी चाहिए, इसलिए न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देनी चाहिए क्योंकि जो डाइटरी अलाउंसेज जो है ना वो प्रेगनेंसी के दौरान इंक्रीज नहीं होती हैं। बताओ गलत है, बिल्कुल गलत है। सारी चीज़ों की डाइटरी अलाउंस तो इंक्रीज होती है, हम सब पढ़ते हैं। कैलोरी इंक्रीज होती है, आयरन इंक्रीज होता है, सोडियम इंक्रीज होता है, ठीक है। सोडियम तो फिर भी नहीं होता, मान लो आयोडीन है वो भी इंक्रीज होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं दोस्तों, इंक्रीज होती हैं। कैल्शियम है वो भी इंक्रीज होता है। तो इसने तो साफ साफ गलत बात लिख रखी है कि डाइटरी अलाउंसेज जो हैं दोस्तों वो इंक्रीज नहीं होती हैं।
तो ये एक रॉन्ग सेंटेंस है। नेक्स्ट है कि प्रेग्नेंट वुमन मस्ट एडेयर टू ए स्पेसिफिक प्रेगनेंसी डाइटरी रेजिमेन। तो भाई प्रेग्नेंट वुमन जो है ना, जो उसके लिए एक डाइटरी रेजिमेन स्पेशल बनाया जाए ना, वो सेम उसी पे क्या रहे दोस्तों, अडेयर रहे कि भाई ये है। तो प्रेगनेंसी के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई फूड नहीं होता, भाई सिर्फ और सिर्फ ये प्रेगनेंसी में खाया जाता है। कोई स्पेसिफिक प्रेगनेंसी रेजिमेन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये फूड सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में खाया जाएगा, वैसे नहीं खाया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई नहीं, जितने भी फूड है दोस्तों उनमें से हम डिसाइड कर सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं, हमारी डाइट बना सकते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी चीज़ क्या नहीं है दोस्तों, स्पेसिफिक नहीं है। आप कोई भी डाइट जैसी भी डाइट है उनमें से आप क्या बना सकते हो, आपकी डाइट बना सकते हो। कोई स्पेसिफिक रेजिमेन बनाने की जरूरत आपको नहीं है। अब इसका जो आंसर होगा दोस्तों ये सेकंड होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। ये कह रहा है कि भाई इसलिए न्यूट्रिशनल काउंसलिंग जरूरी है क्योंकि डिफरेंट कल्चरल ग्रुप फेवर डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मतलब भाई एक हॉस्पिटल के अंदर हर आदमी को क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि जितने भी कल्चरल ग्रुप हैं, मतलब लोग मान लो अलग अलग जगह से आए हैं, तो हर आदमी की क्या होता है, अलग अलग पसंद होती है, अलग अलग वहाँ का फूड चलता है, फ्रूट्स भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, खाना भी घर पे अलग अलग बनता है। तो रिलीजन के अकॉर्डिंग भी ऐसा होता है, कल्चर के अकॉर्डिंग भी ऐसा होता है। तो दोस्तों नर्स को हर एक आदमी को समझना जरूरी है। अगर उसको फूड के बारे में बताना है तो भाई उसको पूछे कैल्शियम में क्या ज़्यादा है, तो उससे पूछना भी तो जरूरी है ना कि आप क्या क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, आपके कल्चर में क्या क्या फूड मिलता है, आप क्या क्या खाते हो। तो उसी से हम क्या बनाते हैं दोस्तों, डाइट बनाते हैं। इसलिए ये नर्स के लिए जरूरी है कि हर एक आदमी के लिए क्या बनेगी दोस्तों, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग होगी, हर प्रेग्नेंट वुमन के लिए होगी। इसलिए लिखा होता है कि ऑल के लिए क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि सब जो जितनी भी फीमेल होती हैं, सब मान लो हर कोई आदमी हर एक खुद के कल्चर से आता है और उस कल्चर का क्या होता है दोस्तों, अलग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हर आदमी अलग खाना खाता है, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग खाना खाता है, इसलिए डिफरेंट कल्चर ग्रुप है वो डिफरेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेता है। तो हमें उस कल्चर के अकॉर्डिंग, हर पेशेंट को उसके कल्चर के अकॉर्डिंग, आप हॉस्पिटल में हो और आपके सामने पेशेंट है सारे, तो हर पेशेंट से आप उसका कल्चर जानोगे, उसके कल्चर के फूड जानोगे, और कल्चर के फूड जानने के बाद आप उसको एडवाइस करोगे कि आपको कैसे कैसे क्या क्या खाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा। जो चीज़ें कैलोरी से रिलेटेड है वो मैंने सब कुछ लिखवा रखा है, आपको जो पिछली जो क्लास है वो देख लो, वो इसलिए मैं आपको बार बार इसमें रिपीट नहीं करूँगा। पिछली क्लास में मैंने आपको सब चीज़ें लिखा रखी हैं फूड से रिलेटेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि ए प्राइमी ग्रेविडा इन हर 10th वीक ऑफ द जेस्टेशन, कि एक फीमेल है दोस्तों, कौन है वो, प्राइमी ग्रेविडा है। तो प्राइमी ग्रेविडा मतलब जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हुई है, इन हर 10th वीक ऑफ जेस्टेशन, उसकी प्रेगनेंसी कितने वीक की हो गई दोस्तों, 10 वीक की हो गई है। इज कंसर्ड बिकॉज सी हैज रेड द न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फिटस। उसने ये पढ़ा है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है उससे ही जो फीटस है दोस्तों उसका क्या होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। सी वॉन्ट्स टू नो समथिंग अबाउट द फूड्स सी शुड इट, वो ये जानना चाहती है कि उसको कौन से फूड खाने चाहिए। द फूड सी शुड इट, व्हाट शुड बी द नर्स इनिशियल रेस्पॉन्स। कुछ नहीं है, कोई भी फीमेल आई है और सीधा से ये पूछ रही है, ऐसे मान लो आप तो कि भाई मैंने ये पढ़ा हुआ है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ के लिए फूड जरूरी है, तब मुझे ये बताओ कि मैं कौन से फूड खाऊं, अब मैं कौन से फूड खाऊं। अब पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं मैं आपको बताऊंगा। पहला जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है कि इंस्ट्रक्ट हर टू कंटिन्यू ईटिंग हर रेगुलर डाइट। भाई आपने उससे कुछ भी नहीं पूछा, आपने उस पेशेंट से कुछ भी नहीं पूछा, आपने सीधा उसको क्या कहा कि आप कंटिन्यू खाते रहो, आप जो रेगुलर डाइट ले रहे हो। जो आप उस पेशेंट को जानते नहीं हो, आपको पता नहीं है कि वो पेशेंट रेगुलर डाइट में क्या ले रहा है। रेगुलर मतलब जो डेली खाता है वो रेगुलर डाइट। हो सकता है कि दोस्तों उसकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं हो सकता है कि उसकी जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट नहीं हो, उसके अंदर सही मात्रा में क्या नहीं हो, न्यूट्रिशन नहीं हो, या फिर किसी भी की अमाउंट क्या हो, कम हो, या किसी की अमाउंट क्या हो दोस्तों, ज़्यादा हो। आपने बिना उससे पूछे कि आप क्या खाते हो, आपकी डाइट में क्या क्या है, आपके कल्चर में क्या क्या है, आपने सीधा उसको क्या कह दिया, आप जो खा रहे हो वो खाओ। तो ये चीज़ बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि उसकी डाइट में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या वो खाती है, क्या क्या न्यूट्रिशन है, उसके न्यूट्रिटिव जो वैल्यू है वो कितनी है, तो तब तक हम उस पेशेंट को कुछ भी खाने के लिए उससे रिलेटेड नहीं एडवाइस दे सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्या है, गिव हर ए लिस्ट ऑफ फूड्स टू हेल्प हर प्लान हर मील्स मोर एफिशिएंटली। उसको हम एक लिस्ट देंगे खाने की, ये लो और अपना एक प्लान बना लो कि कैसे कैसे खाना है। दोस्तों हम
अभी भी हमने उस पेशेंट का कल्चर नहीं जाना। पहली चीज़, हमने उसका क्या नहीं जाना, कल्चर नहीं जाना। दूसरी चीज़, हमने उसका इकोनॉमिक स्टेटस भी नहीं जाना, इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो भी नहीं जाना। आपने जो भी फूड दिया है, हो सकता है कि उसके कल्चर के अंदर वो क्या हो, प्रोहिबिटेड हो, उसके कल्चर में वो फूड खा ही नहीं सकती हो, उनको मना कर रखा हो कि भाई ये चीज़ मत खाओ। मान लो आपने नॉन वेजिटेरियन बना दिया, फूड में इंक्लूड कर दिया, और नॉन वेजिटेरियन वो खाती नहीं है, क्योंकि आपने तो पूछा ही नहीं ना, आपने तो उससे पूछा ही नहीं कि भाई क्या खाती हो आप, क्या नहीं खाती हो। आपने तो सीधा उसको लिस्ट पकड़ाई, ये लो, इसमें से चूज कर लो और खाओ आराम से। तो दोस्तों पहली चीज़ तो कल्चर का नहीं पता। दूसरा दोस्तों, हो सकता है कि आपकी जो लिस्ट हो उसके अंदर जो फूड जो है वो एक्सपेंसिव हो, और अगर एक्सपेंसिव फूड होंगे तो वो जो क्लाइंट है उन फूड को खरीद ही नहीं सकती हो, खा ही नहीं सकती हो। इसलिए जब तक हमने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं है तो हम उसको कैसे कोई लिस्ट दे सकते हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप फोकस करोगे, एम्फेसाइज करोगे उसको, टू हर द इम्पोर्टेंस ऑफ लिमिटिंग हाईली सीजनल फूड। जो हाईली जो सीजनड जो फूड आते हैं, उन सीजन फूड को आप क्या कहोगे उसको कि भाई आप एक काम करो, इनको लिमिट करो, उसके लिए आप उसको फोर्स करोगे। दोस्तों ये गलत है। हाईली सीजन फूड भी, मतलब सीजन के अंदर जो फूड होते हैं, हाईली सीजन जो फूड है दोस्तों, अगर वो भी न्यूट्रिटिव हैं और हमारी न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर पूरी करते हैं तो हम दे सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान कोई फूड ऐसे तो है नहीं कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है, उसको लिमिट करने के लिए कह रहा है कि भाई मत दो। तो मैंने आपको बताया कि जैसा फूड मिल रहा है वो मिल जाए, वो ठीक है, लेकिन फूड जो है वो पूरा न्यूट्रिटिव वैल्यू होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू क्या होनी चाहिए दोस्तों, कल्चर होनी चाहिए। तो वो हाईली सीजन फूड है, मतलब उसके जो सीजन के फूड होंगे तो वो तो चलो ठीक है, लेकिन उसको लिमिट करने के लिए क्यों कह रहे हो आप। अगर वो फूड न्यूट्रिटिव है तो उसको वो क्या कर सकती है दोस्तों, ले सकते हैं। तो इसलिए लिमिटिव जो वर्ड है उसने इस ऑप्शन को क्या कर दिया, गलत कर दिया, कि इसमें तो ये कह रहा है कि भाई हाईली जो सीजनड जो फूड है वो नहीं ले सकते। तो हाईली सीजन फूड भी लिए जा सकते हैं अगर उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है तो। नेक्स्ट, इसका जो आंसर होगा दैट विल बी, आपको सामने दिख ही रहा है। अभी इससे सब आपको आंसर मिलेंगे, देखो कैसे मिलेंगे, जितने भी हमने ऑप्शन पढ़े हैं सबके आंसर इससे मिलेंगे। आस्क हर व्हाट शी हैज ईटन ओवर द लास्ट 3 डेज, कि उससे पूछो कि उसने पिछले 3 दिनों में क्या खा लिया है। इसमें हर आंसर है। आपको अगर उसके 3 दिन की डाइट के बारे में पता लगा तो आपने उससे पूछा, तो उस 3 दिन की डाइट से आप उसके सारे फूड का पता लगा लोगे कि भाई उसने क्या क्या फूड लेती है, वो क्या नहीं लेती है, क्या चीज़ वो पसंद करती है, क्या वो पसंद नहीं करती है। तो इससे आप उसकी क्या बना सकते हो दोस्तों, उसका न्यूट्रिशनल जो डाइट है उसकी वो आप बना सकते हो। इसलिए हमें उस पेशेंट से पूछना जरूरी है। हम शुरुआत कर रहे हैं फूड से, इस क्वेश्चन से बाद हम आगे पूछेंगे कि भाई आपके कल्चर में क्या क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है, ये बता रहे हैं। हम पेशेंट से पूछेंगे कि भाई क्या खाते हो आप, पिछले 3 दिन में आपने क्या खाया है, तो इससे हमें और चीज़ें पता लगेंगी। तो इसलिए किसी भी पेशेंट को वो आपसे अगर न्यूट्रिशनल उसके बारे में काउंसलिंग लेना चाहता है, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग लेना चाहता है, तो आपको उससे पूछना चाहिए कि उसने पिछले 3 दिनों में क्या खाया है, या आप उससे पूछना चाहिए कि आपके कल्चर के अंदर क्या क्या खाया जाता है, ठीक है। तो उसके आधार पर ही आप क्या बना सकते हो, उसकी डाइट बना सकते हो। चलो लिख लो इसको। लिखो कि अगर कोई क्लाइंट ये पूछे कि उसे खाने में क्या खाना चाहिए, अगर कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट लिखो, अगर कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट ये पूछे कि उसे खाने में क्या खाना चाहिए, उसे खाने में क्या खाना चाहिए, तो एक नर्स को उसकी हिस्ट्री जानने के लिए उसे पूछना चाहिए, उसकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, कल्चर तीनों लिख लो, जानने के लिए यह पूछना चाहिए कि उसने लास्ट 3 दिनों में क्या खाया है। बस ये लिख लो आप, तो ख़त्म।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है, एक क्लाइंट एट 8 वीक जेस्टेशन, एक पेशेंट है दोस्तों 8 वीक की प्रेगनेंसी पे है वो, रिपोर्ट्स हैविंग टू यूरिनेट मोर ओपन, वो कह रहा है कि मेरे को बार बार क्या जाना पड़ रहा है, यूरिन जाना पड़ रहा है। इसको हम किस नाम से जानते हैं, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन, इसे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एक पेशेंट ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। द नर्स एक्सप्लेन, नर्स ये एक्सप्लेन करती है कि दैट यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कि यूरिनरी जो फ्रीक्वेंसी है ये ओपन अकर्स, ये होती है क्यों, क्योंकि ब्लैडर कैपेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज डिमिनिश्ड, क्योंकि ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों कम हो जाती है, क्यों कम हो जाती है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती क्यों है। ये मान लो कि आप प्रेगनेंसी के दौरान जो यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है वो इसलिए होती है क्योंकि जो ब्लैडर की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। तो क्वेश्चन ये है कि ब्लैडर की कैपेसिटी कम क्यों हो जाती है। चलो बताओ, पहला दे रखा है दोस्तों अटोनी ऑफ द डिट्रेसर मसल। पहली बात कि प्रेगनेंसी के अंदर अटोनी नहीं होता, प्रेगनेंसी के अंदर अटोनी नहीं होता है। दूसरी बात, अगर अटोनी होता भी है तो अटोनी जो है दोस्तों वो क्या करता है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन करवाता है। क्या कुछ करवाता है, रिटेंशन ऑफ द यूरिन, मतलब यूरिन रिटेन हो जाएगा, न कि फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा क्या है, कॉम्प्रोमाइज ऑफ द ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, कि ऑटोनोमिक जो रिफ्लेक्स है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, वो क्या हो गया है दोस्तों, कॉम्प्रोमाइज हो गया है, मतलब एबनॉर्मल हो गया है। तो दोस्तों कभी भी ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स अगर कॉम्प्रोमाइज होता है तो इसके कारण इनकॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन होता है। क्या होता है, इनकॉन्टिनेंस, मतलब कि अपने आप यूरिन पास आउट होने लग जाएगा, कॉन्टिनेंस ऑफ द यूरिन बिना कंट्रोल के, न कि क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो 4 दे रखा है, नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस एट द ट्राइगोन। ट्राइगोन का मतलब क्या होता है, जो ब्लैडर जो होता है ना उसके ऊपर क्या होता है कि दो तो यूरेटल ओरिफिस होते हैं और एक क्या होता है दोस्तों, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, एक क्या होता है, यूरेथ्रल मीटस होता है। तो यूरेथ्रल मीटस और ये यूरेटर ओरिफिस, दोनों यूरेटर जहाँ आती हैं मिलती हैं, जहाँ से यूरेटर अपना यूरिन देती हैं ब्लैडर में, वो क्या कहलाते हैं, यूरेटल ओरिफिस कहलाते हैं। और एक क्या है, यूरेथ्रल मीटस, जहाँ से यूरिन बाहर निकलेगा, वो यूरेथ्रल मीटस हो गए, यूरेथ्रल। तो दोस्तों ये तीनों मिलकर क्या कहलाती हैं, ट्राइगोन कहलाती हैं। तो ये कह रहा है कि नैरोइंग ऑफ द यूरेट्रल एंट्रेंस, जो ये यूरेट्रल जो एंट्रेंस है, ये दोनों दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं इसके कारण। तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत है। वैसे भी ये कह रहा है दोस्तों कि ब्लैडर की कैपेसिटी कम हो रही है। ठीक है, तो आपको इस ऑप्शन से नैरोइंग से पता भी नहीं चल रहा है कि उसकी कैपेसिटी क्या हो रही है दोस्तों, कम हो रही है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहली बात तो नैरोइंग होती ही नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी कंप्रेशन बाय द एनलार्जिंग यूट्रस, कि जो एनलार्ज जो यूट्रस है दोस्तों वो क्या करवाता है, कंप्रेस करवाता है। एनलार्ज यूट्रस क्या करवाता है, कंप्रेस करवाता है, जिसके कारण ऐसा होता है। तो चलो बात करते हैं कि रीजन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन क्या होता है। अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए तो इसके दो तरीके हैं। पहला दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमने दे रखा है कि जो फीमेल है ना वो कितने वीक की प्रेग्नेंट है, जो फीमेल है दोस्तों वो 8 वीक की प्रेगनेंसी है। ध्यान रखना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन होने का जो रीजन होता है वो क्या होता है कि जो यूट्रस जो है, यूट्रस से कंप्रेस कर देता है, किसको, कंप्रेस द ब्लैडर। अभी मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक्चुअली में जो यूट्रस है दोस्तों वो इस पोजीशन के अंदर पाया जाता है स्टार्टिंग में, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तब, और जो ब्लैडर है वो यहाँ पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो यूट्रस है दोस्तों वो इस ब्लैडर को क्या करता है दोस्तों, कंप्रेस करता है। ये बात है किसकी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर के दौरान वापस जब इसकी लेंथ बढ़ती है, फंडल हाइट बढ़ती है, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, स्ट्रेंथन हो जाता है, सीधा हो जाता है ये। तो इसका कंप्रेशन क्या हो जाता है, हट जाता है। इसलिए ध्यान रखना, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर नो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, FOU वैसे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि अब जो यूट्रस ने जो कंप्रेस कर रखा था ब्लैडर को, वो क्या हो गया दोस्तों, हट गया। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ध्यान रखना, वापस से थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर दोस्तों वापस से क्या हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन आने लग जाती है। कैसे बताता हूँ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने लिख लिया यूट्रस कंप्रेस कर रहा है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर नहीं होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर अगर आप पूछे तो फीटस के कारण होती है, फीटल
प्रेजेंटिंग पार्ट, अगर ये नहीं आए तो आएगा इंगेजमेंट। फीटस का इंगेजमेंट हो जाता है दोस्तों, मतलब फीटस कहाँ गया, नीचे की तरफ आ गया, और फीटल का जो हेड है या फीटल का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ब्लैडर को क्या करता है दोस्तों, कंप्रेस करता है। बच्चा नीचे की तरफ आ गया इंगेजमेंट के कारण, जब बच्चा नीचे की तरफ आएगा तो वो ब्लैडर को क्या करता है दोस्तों, कंप्रेस करता है, जिसके कारण वापस से इंगेजमेंट के बाद, तो इंगेजमेंट थर्ड ट्राइमेस्टर में तो होगा ना, इंगेजमेंट के बाद क्या होने लग जाता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन होने लग जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ना जरूर कि कौन से वीक में दे रखा है, कौन से वीक में दे रखा है, कौन से ट्राइमेस्टर में दे रखा है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है दोस्तों तब तो क्या आएगा कि यूट्रस कंप्रेस कर रहे हैं, और अगर सेकंड ट्राइमेस्टर है तो कहना कि नहीं होता, और थर्ड है तो क्या कहोगे आप, फीटल का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है एंगेजमेंट के कारण। ठीक है, इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन के बारे में एक दो लाइन और सुन लो। फ्रीक्वेंसी ऑफ जो यूरिनेशन है दोस्तों वो एक क्या है, प्रीजम्पटिव साइन है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ते हैं तो वहां पर हम 3 प्रकार के साइन पढ़ते हैं, प्रीजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन। तो ये प्रीजम्पटिव साइन है जो कि सबसे कम हमें ये बताता है कि कोई भी जो फीमेल है दोस्तों वो क्या है, प्रेग्नेंट है। क्यों, क्योंकि एबनॉर्मल पेशेंट के अंदर भी पाया जा सकता है। तो ये साइन क्या कहलाते हैं दोस्तों, आपके प्रीजम्पटिव साइन कहलाते हैं, कि हम प्रीजम्पशन करते हैं, कंफर्म नहीं होता। पॉजिटिव साइन हमें क्या बताते हैं दोस्तों, कंफर्म करके बताते हैं। और प्रोबेबल जितने भी साइन है वो ऑब्जेक्टिव डाटा से रिलेटेड हैं, आप खुद फील करोगे, एक एग्जामिनर फील करके देखता है ज़्यादातर सारी चीज़ें, आप देख लो, एक दो को छोड़ के ब्रेस्टोन हॉक्स, जैसे ब्रेस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है वो फील कर सकती है मदर, लेकिन बाकी के जितने भी साइन आप देखोगे वो मदर, वो सॉरी जो एग्जामिनर है वो फील करता है। जैसे चैडविक साइन हो, जैक विमर साइन हो, कोई भी साइन आप देख लेना, सब वो क्या किए जाते हैं दोस्तों, एग्जामिनर के द्वारा फील किए जाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्रीजम्पटिव साइन होते हैं, थोड़ा सा याद करने का तरीका बता देता हूँ आपको। याद रखना है ABCFM, ABCQFM, FMQ, मतलब ABCFM चलाते हो आप, ABCFM चलाते हो, कोई बढ़िया से FM चलाओ। A फॉर दोस्तों एमेनोरिया, प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाता है, एमेनोरिया हो जाता है। इसके बाद B फॉर ब्रेस्ट चेंजेज, B फॉर ब्रेस्ट चेंजेज, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में क्या आता है, चेंजेज आता है, जैसे प्रीकिंग सेंसेशन आता है, प्रीकिंग सेंसेशन फील होता है। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, सेकेंडरी एरियोला का बनना, सेकेंडरी जो एरियोला है उनका बनना। इसके अलावा दोस्तों मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल्स, सीबेसियस जो ग्लैंड है वो क्या हो जाती है, एनलार्ज्ड हो जाती हैं, और जो सीबेसियस जो ग्लैंड है दोस्तों वो क्या हो गई, एनलार्ज्ड हो गई। देखो पहली बात तो ऐसे एरियोला रहेगा, फिर ये और बढ़ेगा तो सेकेंडरी एरियोला कहलाएगा। यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं छोटी छोटी, दिखती नहीं है हमें, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती हैं, एनलार्ज्ड हो जाती हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, मोंटगोमेरी ट्यूबरकल के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद C फॉर दोस्तों क्यूटेनियस चेंजेज, मतलब स्किन के अंदर आने वाले चेंजेज तो होते ही हैं, जैसे देखो स्ट्रिया ग्रेविडेरम, स्ट्रिया ग्रेविडेरम। इसके अलावा क्या आता है, लीनिया नीग्रा, लीनिया नीग्रा आता है। इसके अलावा कोलेजमा, पाल्मर एरिथीमा, ठीक है, एंजियोस्पाइडर, आप तो 3 ही याद रख लो, बहुत है बस, स्ट्रिया ग्रेविडेरम, लीनिया नीग्रा और कोलेजमा, तो ये भी प्रीजम्पटिव साइन है। एप अभी पढ़ा है हमने, एप से 2 आएंगे, एक आएगा फटीग और एक आएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, आप लिख लेना फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन। M फॉर आता है दोस्तों मॉर्निंग सिकनेस, M फॉर क्या आएगा, मॉर्निंग सिकनेस, तो मॉर्निंग सिकनेस भी हो सकता है। और Q फॉर क्या आएगा, क्विकनिंग, Q फॉर क्या आएगा, क्विकनिंग, ठीक है। जो फीटल मूवमेंट, फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो मदर को फील होता है वो क्या कहलाता है, क्विकनिंग कहलाता है। 16 और 18 वीक के ऊपर वो आते हैं, ठीक है, 16 और 18 वीक, मल्टीपैरा में 16 वीक में, और जो प्राइमरी ग्रेविड है उसमें 18 वीक पे आते हैं। तो ये हो गए आपके, बस बहुत हो गई इतनी इन्फॉर्मेशन। वापस से आ जाओ, क्वेश्चन का आंसर आपको मिल ही गया, कंप्रेशन बाय द एनलार्ज्ड यूट्रस। अब इसको लिख लो, अरे यार ये क्या हो गया, वापस से देखो क्या क्या आता है, लिखो इसमें, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में
फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन का कारण, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का कारण, यूरिन का कारण यूट्रस के, यूट्रस का ब्लैडर को, यूट्रस का ब्लैडर को कंप्रेस करना है, यूट्रस का ब्लैडर को कंप्रेस करना है, कंप्रेस करना है। इसी में लिख लो, ये भी लिख लो। चलो थर्ड ट्राइमेस्टर में इसका रीजन, इसका कारण इंगेजमेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट है, इंगेजमेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट है, इंगेजमेंट और प्रेजेंटिंग पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हमारे सामने है कि एक क्लाइंट एट 10 वीक जेस्टेशन, ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है। तो एक क्लाइंट है दोस्तों 10 वीक की जेस्टेशन में है, कॉल्स द क्लिनिक, क्लिनिक में कॉल करता है, एंड टेल्स ए नर्स, और एक नर्स को बताता है क्या, दैट सी हैज मॉर्निंग सिकनेस, कि उसको क्या हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है। 10 वीक की प्रेगनेंसी है, उसको मॉर्निंग सिकनेस हो रहा है, एंड कैन नॉट कंट्रोल इट, और इसे कंट्रोल नहीं हो रहा। ये वर्ड जरूर सुनना, कैन नॉट कंट्रोल इट। व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट टू प्रमोट रिलीफ, कि नर्स को उसको क्या सजेस्ट करना चाहिए रिलीफ के लिए। तो इसके अंदर दे रखा है, ईट ड्राई क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग, इंक्रीज फैट इनटेक बिफोर बेड टाइम, ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड विद मील्स, हैव 2 स्मॉल मील्स ए डे विद ए स्नैक एट नून। इनको बाद में बताऊंगा, पहले इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, माइनर एलिमेंट्स हैं, सबको क्लीन करते हैं। पहला है दोस्तों कि नोजिया एंड वोमिटिंग। तो नोजिया और वोमिटिंग वाले जो हैं दोस्तों, उनको ड्राई टोस्ट, TOAST, एंड बिस्किट्स एंड प्रोटीन डाइट। कैसी डाइट लेनी चाहिए दोस्तों, प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। सुबह तो उसको ये चीज़ें लेनी चाहिए, ड्राई टोस्ट एंड बिस्किट मॉर्निंग में तो, और नाइट के दौरान बेड टाइम पे प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, बेड टाइम, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है, स्लोइंग करता है थोड़ा सा डाइजेशन को। तो उससे क्या होगा कि मॉर्निंग सिकनेस जब वो सुबह उठेगी ना, तो थोड़ा सा उसको मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है, कम फील होता है। और सुबह उसको लेना चाहिए ड्राई टोस्ट एंड बिस्किट। ये माना जाता है कि ये मॉर्निंग सिकनेस को क्या करते हैं दोस्तों, कम करते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेनी चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट, मतलब थोड़ा थोड़ा खाओ, कई बार खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन कई बार खाओ। और वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। डाइट कैसी होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड, वेल बैलेंस्ड डाइट। प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग जो वेल बैलेंस्ड डाइट है दोस्तों वो होनी चाहिए। इसके बाद है दोस्तों बैक एक, कि किसी भी पेशेंट को अगर बैक एक होगा तो उसको क्या करना चाहिए। एक तो उसको दोस्तों बेड रेस्ट करना चाहिए, बेड रेस्ट विद लेग एलिवेशन, लेग को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसको क्या करना चाहिए दोस्तों, बेड रेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा मसाज करवा सकता है, वो मसाज करवा सकता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो फिर क्या ले सकता है दोस्तों, एनाल्जेसिक्स भी ले सकता है। सबके मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं हम कि क्या क्या मैनेजमेंट होंगे। इसके बाद आता है दोस्तों कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के अंदर आप हाई फाइबर डाइट लो, हाई फाइबर डाइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है लेग क्रैम्प्स। किसी भी पेशेंट को अगर लेग क्रैम्प्स हो तो उसे क्या करना चाहिए। तो लेग क्रैम्प्स के अंदर दोस्तों एक तो उसको वो मसाज कर सकता है, इसके अलावा वो लोकल हीट का यूज कर सकता है, लोकल हीट भी यूज कर सकता है और मसाज भी यूज कर सकता है। और अगर लेग को एलिवेशन की जरूरत पड़े तो लेग एलिवेट भी कर सकता है, एलिवेशन। इसके बाद आता है दोस्तों एसिडिटी एंड हार्ट बर्न, कि किसी भी पेशेंट को एसिडिटी होती हो, ठीक है, यहाँ पर सीने में जलन होती हो, हार्ट बर्न होता हो, तो उसे क्या करना चाहिए। एक तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि डोंट टेक ए लार्ज मील, डोंट टेक ए लार्ज मील, उसको बड़ा मील एक साथ नहीं लेना चाहिए। तो कैसा लेना चाहिए, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट, जैसे नोजिया एंड वोमिटिंग में लिया था ना वैसे। दूसरा दोस्तों उसको एंटासिड्स भी ले सकता है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एंटासिड्स जितनी कम ले तो ही सही रहता है, क्योंकि एंटासिड्स जो हैं वो
इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस कोज कर सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, इसलिए वो नहीं। और एक डोंट गो टू बेड, डोंट गो टू बेड आफ्टर, डोंट गो टू बेड आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दोस्तों उसको बेड पे नहीं जाना चाहिए, खाना खाया सीधा लेट गया। अगर ज़्यादा हो रहा है कि हर्निया टाइप हो रहा है दोस्तों, हिटल हर्निया हो रहा है, वापस बैक फ्लो आ रहा है, जीआरडी टाइप हो रहा है, तो हाई पिलो भी यूज किया जा सकता है, हाई पिलो मतलब ऊंचा पिलो यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब हो गए एसिडिटी और हार्टबर्न के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों वेरिकोज वेन, कि किसी भी पेशेंट को वेरिकोज वेन हो जाए, अगर लेग के अंदर मान लो वेरिकोज वेन हो रही है तो वो क्या यूज कर सकता है, तो बस एक चीज़ लिख लो, क्रीप बैंडेज। क्या यूज कर सकता है वो, क्रीप बैंडेज जो है दोस्तों वो यूज करेगा, बस एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा। हेमोरॉइड्स के अंदर क्या करेगा दोस्तों, हेमोरॉइड्स के अंदर एक तो उसे क्या लेना है दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या लेगा, हाई फाइबर डाइट लेगा। और ए क्या करेगा दोस्तों, वो अप्लाई कर सकता है हाइड्रोकोर्टिसोन लोकली, हाइड्रोकोर्टिसोन को अप्लाई किया जा सकता है लोकली, मतलब जहाँ पर लग रहा है वहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। इंजेक्शन मत लगवा लेना, इंजेक्शन नहीं। इसके बाद है कार्पल टनल सिंड्रोम, इसके अंदर क्या हो जाता है, मीडियन नर्व कंप्रेस हो जाती है, फ्लूइड रिटेंशन के कारण ऐसा माना जाता है कि मीडियन नर्व क्या होती है, कंप्रेस होती है। मीडियन नर्व क्या होती है दोस्तों, कंप्रेस होती है। इसका ट्रीटमेंट एक लाइन में लिखना, तो उसके कारण कार्पल स्पाज्म आ जाता है। ये जो तीन जो फिंगर है ना, इनके अंदर क्या आने लग जाता है दोस्तों, स्पाज्म आने लग जाता है। इसे हम किस नाम जानते हैं, कार्पल टनल सिंड्रोम के नाम से हम इसे जानते हैं। तो इसमें एक ही ट्रीटमेंट लिख लेना बस, प्रेगनेंसी के दौरान स्प्लिंट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, स्प्लिंट का जो यूज किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, और कुछ भी है क्या, एंकल एडिमा। एंकल एडिमा में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, बस लेग एलिवेशन करो, क्योंकि इतना पाया जा सकता है। और बस इसको ये देख लो इसको थोड़ा सा कि भाई PIH नहीं हो, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन नहीं हो, बस लेग एलिवेशन किया करके भी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम है, हो सकते हैं इनसे क्वेश्चंस बन जाएं, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, ईट ड्राई क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग, ठीक है, मतलब आप जब सुबह उठ रहे हो तो उससे पहले क्या लो, ड्राई बिस्किट्स और टोस्ट लो, वही मैंने आपको लिखाया था। तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, ईट ड्राई क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग। और बेड टाइम पे क्या लोगे, प्रोटीन। इंक्रीज फैट इंटेक बिफोर बेड टाइम, ठीक है। तो दोस्तों फैट जो इंटेक है उसको क्या नहीं करना दोस्तों, इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि जो फैट है उसका जो डाइजेशन का जो टाइम हो तो और भी ज़्यादा है, तो ये और ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस कोज कर सकता है। इंक्रीज फैट इंक्रीज मॉर्निंग सिकनेस, जितने आप फैट लोगे आप उतना ही ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस और क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। तो इंक्रीज फैट तो कैन ऑल्सो कोज इंक्रीज मॉर्निंग सिकनेस। इसके बाद नेक्स्ट, ड्रिंक हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड विद मील्स। तो ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट जो मील्स है दोस्तों वो एक्सेसिव वेट गेन कर सकते हैं, और एक्सेसिव जो वेट गेन है ना दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान वो क्या करता है, एक्सेसिव या रैपिड वेट गेन जो है दोस्तों वो और एडिमा कोज करवा सकता है, बैक एक कोज करवा सकता है फीमेल में। तो इसलिए एक्सेसिव वेट गेन को रोकने के लिए आपको ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड्स नहीं लेने हैं। दूसरा, हाई कार्बोहाइड्रेट फ्लूइड्स लोगे भी आप तो भी आपके अंदर ये रुकने वाला तो है नहीं मॉर्निंग सिकनेस। नेक्स्ट दोस्तों, हैव 2 स्मॉल मील्स ए डे विद ए स्नैक एट नून। बस 3 मील बता रहा है ये कि 2 छोटे छोटे मील लो और एक स्नैक लो, किस पे, नून में, दोपहर में। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, आपको इस दौरान स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लेनी है। पूरी डाइट आपको मिल ही नहीं पाएगी, इतनी डाइट से जो स्मॉल मील है और एक ये स्नैक, तो इससे तो कुछ मिल ही नहीं पाएगा। तो आपको लेनी है कई बार स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट लोगे, और वो डाइट भी दोस्तों कंप्लीटली क्या होनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट होनी चाहिए। तो ये तो डाइट की जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरा नहीं करेगा, RDA को भी पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये तो वैसे भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है जो आपके सामने आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, ईट ड्राई क्रैकर्स बिफोर अराइजिंग। मतलब सुबह बेड पर से उठो ना तो उठने से पहले ही खाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 है, व्हाट शुड ए नर्स सजेस्ट टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट दैट माइट हेल्प ओवरकम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस, कि दैट माइट हेल्प ओवरकम फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस, कि इनमें से कौन सी चीज़ है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर
होने वाली जो मॉर्निंग सिकनेस है उससे क्या कर सकती है दोस्तों, आपको हेल्प कर सकती है। जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसा इसमें है, पिछला पढ़ा था उसका आंसर था, उसमें भी आपको आंसर पता है। तो इसका जो आंसर है पहला ही ऑप्शन है आपके सामने, ईट प्रोटीन बिफोर बेड टाइम। ठीक है, तो बेड टाइम से पहले आपको क्या खाना है दोस्तों, प्रोटीन खाना है। मैंने आपको पीछे लिखा रखा है, आपको याद होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ईट प्रोटीन बिफोर बेड टाइम, क्योंकि ये सुबह मॉर्निंग के अंदर क्या करता है दोस्तों, आपके मॉर्निंग सिकनेस को क्या कर देता है, कम करता है। मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है, बताओ, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्निंग सिकनेस, कमेंट करके बताओ। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है टेक एन एंटासिड्स बिफोर ब्रेकफास्ट, कि ब्रेकफास्ट से पहले क्या लो दोस्तों, एंटासिड्स लो। पहली बात, मॉर्निंग सिकनेस के अंदर एंटासिड्स लेने से कोई फायदा नहीं होगा। ये किस में यूज करते हैं हम, एसिडिटी में। इसके अलावा किस में यूज करते हैं, हार्ट बर्न में, हार्ट बर्न, हीटल हर्निया हो उसमें यूज कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटासिड्स का जितना कम यूज करो उतना बढ़िया है। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज कर सकता है। क्या कोज करवा सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कोज करवा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, ड्रिंक वाटर अंटिल द नोजिया सबसाइड, कि पानी पीते रहो जब तक कि नोजिया नहीं रुक जाता है। तो दोस्तों बताओ, आप ये सजेस्ट करोगे एक नर्स होके कि पानी पीते रहो, उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही, पहले ही पर्सन जब नोजेटेड है और अगर उसको आप और ज़्यादा पानी पिलाओगे दोस्तों, वो भी तब तक पिलाओगे जब तक नोजिया नहीं खत्म हो जाए, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा तो इलीगल हो गया एक तरह से। उसकी वॉमिटिंग नहीं रुक रही, आप करो कंटिन्यू पानी पीते रहो, तो ये तो बिल्कुल वैसे भी एक राइट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, रिक्वेस्ट ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर एन एंटीमेटिक, तो कि एंटीमेटिक ले लो। तो दोस्तों इसमें सीधा दे रखा है प्रेगनेंसी के दौरान है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मॉर्निंग सिकनेस है, तो ये दोस्तों ये क्या है, यूजुअल है, और इसके अंदर हम क्या यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, कोशिश करते हैं कि हम ड्रग्स यूज नहीं करें। इसलिए एंटी इमेटिक जो ड्रग है उसको लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए एंटी इमेटिक ड्रग लेने का भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी लिख लो, पिछले वाले में मैंने लाइन नहीं लिखवाई, आपको लिखो। लिखो, प्रेगनेंसी में होने वाले, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस को रोकने के लिए, मॉर्निंग सिकनेस को रोकने के लिए, को कम करने के लिए लिखो यार, कम करने के लिए सुबह बेड पर उठने से पहले, इंग्लिश में लिख लो बेड, तो बेड से उठने से पहले ड्राई क्रैकर्स खाने चाहिए, बस। ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, इसमें भी एक ही सेंटेंस लिखाना है। इसमें लिखो, प्रेगनेंसी के सेम वही लिखाऊंगा, सिर्फ एक छोटा सा सेंटेंस हमें इसमें चेंज करना है बस। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए रात को सोने से पहले प्रोटीन लेनी चाहिए, प्रोटीन खानी चाहिए, ऐसे लिख लो, मतलब प्रोटीन डाइट, प्रोटीन खानी चाहिए, बस। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ज़्यादा नहीं बच रहे हैं बस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने वो क्या है कि व्हाट शुड ए नर्स इंक्लूड इन न्यूट्रिशनल प्लानिंग फॉर ए न्यूली प्रेग्नेंट वुमन ऑफ एवरेज वेट गेन ऑफ 145 पाउंड। 145 केजी किसी फीमेल का क्या है दोस्तों, वेट है, लगभग 145 पाउंड, सॉरी केजी बोल रहा हूँ मैं, तो लगभग
ऐसे मान लो कि 1 kg के अंदर 2.2 पाउंड होते हैं, तो लगभग ये 65 किलो वजन होगा उस फीमेल के अंदर। लगभग कितना वजन होगा? 65 kg वेट होगा। ठीक है, 1 kg में लगभग 2.2 आउंस 2.2 पाउंड होते हैं, आउंस नहीं पाउंड होते हैं। एल भी लिखा हुआ सकता है, एल भी। तो इसमें कह रहा है कि व्हाट शुड ए नर्स इंक्लूड इन न्यूट्रिशनल प्लानिंग फॉर ए न्यूली प्रेग्नेंट वुमन। एक भाई इसकी न्यूट्रिशनल प्लानिंग में आपको क्या इंक्लूड करना है? जिस फीमेल का जो वेट है वो लगभग 65 kg है, पहली चीज देखा ए डिक्रीज ऑफ 100 कैलोरी पर डे, कि भाई 100 कैलोरी क्या कर दो? कम कर दो। गलत बात है। प्रेगनेंसी के दौरान दोस्तों वैसे ही कैलोरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आप कम करोगे तो इसका मतलब तो आप उस पेशेंट को क्या कर रहे हो? और भी ज़्यादा उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं होने दे रहे हो, तो फिटल जो ग्रोथ है वो भी रुकेगी, और जो मैटरनल जो चेंजेस हैं उसके लिए भी जो एनर्जी जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। सेम यही है 100 और 200 से क्या फ़र्क पड़ेगा? सेम, इसका भी एक्सप्लेनेशन सेम होगा कि हम कैलोरी रिक्वायरमेंट को कम नहीं कर सकते हैं, जबकि हमें कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों? बढ़ानी पड़ती है। तो इसका आंसर होगा एन इंक्रीज ऑफ 300 कैलोरी पर डे। कुछ बुक्स में आपको ये 300 मिलेगा, लेकिन इंडिया जो है दोस्तों इसको लगभग कितना मानता है? 350 मानता है। ये भी ध्यान रखना। एक्स्ट्रा जो कैलोरी जो हम देते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी देते हैं दोस्तों? हम 350 कैलोरी पर डे देते हैं। एक्स्ट्रा कैलोरी कितनी देते हैं? 350 कैलोरी पर डे हम देते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है? याद रखना है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा 300 से 350 कैलोरी दी जाती है, इतना याद रख लो आप। ठीक है, इंडिया में वैसे 350 माना जाता है। इस क्वेश्चन में बेस्ट ऑप्शन यही है, तो 300 कैलोरी पर डे दी जाती है। इसके बाद ऑप्शन नंबर 4 है एन इंक्रीज ऑफ 500 कैलोरी पर डे। तो 500 थोड़ा क्या हो जाएगी दोस्तों? ज़्यादा हो जाएगी। 500 नहीं, हमें कितनी कैलोरी देनी पड़ती है? हम 300 से 350 कैलोरी हम देते हैं। 300 से 350। अगर ऑप्शन में आपको 300 में मिले, 350 मिले, तो आंसर 350 करके आना, और अगर ये नहीं मिले तो फिर 300 करके आना। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दैट विल बी एन इंक्रीज ऑफ 300 कैलोरी पर डे। लिख लो। ये तो सिंपल से एक सेंटेंस में लिखना है। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट अब दोनों ही लिख लेना ना, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 300 से 350 होती है। 300 एक्स्ट्रा लिख दिया ना मैंने, हाँ 300 कैलोरी होती है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो 350 करके आना है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3rd। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा अभी नहीं आया, ये 88। क्वेश्चन नंबर 88। एक क्लाइंट इज कंसर्न्ड अबाउट गेनिंग वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एक क्लाइंट को इस चीज़ की चिंता हो रही है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उसका क्या हो रहा है दोस्तों? वेट गेन हो रहा है। वेट क्या हो रहा है? उसका गेन हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान। व्हाट शुड द नर्स एक्सप्लेन इज द कॉज ऑफ द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कि इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है दोस्तों जिसके कारण प्रेगनेंसी में लार्जेस्ट वेट गेन होता है? चलो बात करते हैं। सिंपल से एक क्वेश्चन है कि भाई एक फीमेल है, उसका वेट बढ़ रहा है, तो आप नर्स ये बताती है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान जो वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है वो आपको बताना है कि भाई इसके अंदर क्या होता है? फीटल ग्रोथ होता है, या फ्लूइड रिटेंशन होता है, मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन होता है, या इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम होता है। वेट गेन जो प्रेगनेंसी के दौरान लगभग जो वेट गेन होता है दोस्तों, वो कितना होता है? तो लगभग 11 kg से लेकर, अगर एवरेज पूछे तो लगभग 11 kg लिखा हुआ है बुक में, और फिर भी अगर आपको ऑप्शन में 11 to 16 kg मिले तो वो भी ठीक है। 11 से और 16 kg वेट क्या होता है दोस्तों? गेन होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। तो टोटल वेट गेन जो होता है वो कितना होता है? 11 kg। अगर एवरेज दे रखा तो 11 से 16 kg आपको याद रखना है। इसके बाद रैपिड वेट गेन किसको कहते हैं? तो रैपिड वेट गेन इसको कहते हैं दोस्तों, एक वीक के अंदर अगर 0.5 kg से ज़्यादा, और अगर एक मंथ के अंदर अगर 2 kg से ज़्यादा वेट गेन हो रहा है, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं? रैपिड वेट गेन के नाम से हम इसे जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं? रैपिड वेट गेन। अगर BMI के अकॉर्डिंग पूछे तो कैसे करके आओगे? तो ध्यान रखना, लगभग BMI 19 से और 25 जो BMI है उसमें जो हमने भी लिखा है 11 से और 16 kg वेट गेन होता है। जिसकी भी BMI 30 से ज़्यादा है ना दोस्तों, उसको ज़्यादा वेट गेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले ही BMI ज़्यादा है तो वो 7 kg तक ही उसको क्या करना चाहिए? वेट गेन करना चाहिए। लेकिन जिसकी BMI 19 से कम है उसको दोस्तों 18 kg तक वेट गेन कर सकती है। वो यहाँ पर 11 से 16 है ना, ये 18 kg तक वेट गेन कर सकती है, क्योंकि इसका वेट पहले खुद का भी कम है तो उसको भी पूरा करना है। तो
जिसकी BMI 19 से कम है वो 18 kg कर सकती है, जिसकी 30 से ज़्यादा है वो 7 kg, और जिसका 19 से 25 है वो कितना लगभग 11 से 16 kg वेट गेन कर सकती है। ठीक है, इसके बाद और क्या है भाई, वेट गेन क्या क्या करवाते हैं, एक तो फीटस करवाता है। तो फीटस का जो वेट गेन है लगभग दोस्तों, तो वो एनक्लेक्स तो कहती है कि 3.2 से 3.6 तक, जबकि DC दत्ता कहती है 3.2 से 3.5 तक। तो आप पूरा लिख लो 3.2 से और 3.6 तक। लगभग 30% वेट गेन जो होता है ना दोस्तों, वो अकेला कौन करवाता है, फीटस करवाता है, जो कि मैक्सिमम होता है, जो कि क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसके बाद में दोस्तों प्लासेंटा कितने ग्राम का होता है, 500 ग्राम का होता है। इसके अलावा यूट्रस कितना वेट गेन करवाता है, यूट्रस 900 ग्राम करवाएगा। इसके अलावा ब्रेस्ट लगभग 400 ग्राम करवाते हैं। फैट एंड प्रोटीन भी लगभग दोस्तों 3.5 kg ही करवाते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा करवाता है इससे। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लगभग 1.2 kg करवाते हैं। ब्लड 1.3 kg करवाता है। फ्लूइड जो है ना दोस्तों, फ्लूइड के कारण भी वेट गेन होता है। लगभग जो फ्लूइड है उसके कारण 20 से और 25% जो वेट गेन होता है ना दोस्तों, वो किसके कारण होता है, फ्लूइड के कारण होता है। और जो ब्लड है उसके कारण जो हो रहा है वो लगभग 12 से और 16% जो वेट गेन होता है ना दोस्तों, वो किसके कारण होता है, आपके ब्लड के कारण होता है। तो फ्लूइड कितने नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर में। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप एक बात बताओ कि हमने तो ये पढ़ा है कि फ्लूइड जो होता है वो 6.5 लीटर होता है स्टोर, कि 6.5 लीटर फ्लूइड स्टोर होता है। तो बात सही है, लेकिन उसमें इन सब के वेट भी इंक्लूड हैं। फीटस के भी है, प्लासेंटा का भी है, यूट्रस का भी है, ब्रेस्ट के अंदर भी फ्लूइड है, सब में फ्लूइड है ना दोस्तों। ब्लड में भी है, ECF में भी है, फैट एंड प्रोटीन में, तो वो सारा इंक्लूड हो गया। उसको हटा देंगे ना तो फिर फ्लूइड कितने नंबर पे आ जाएगा दोस्तों, सेकंड नंबर पे आ जाएगा। वो बात सही है कि प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ फ्लूइड रिटेंशन, और लगभग 6.5 लीटर फ्लूइड क्या होता है दोस्तों, रिटेन होता है। लेकिन ये 6.5 लीटर इन सबको इनके अंदर भी वो फ्लूइड है, इसलिए अगर सिर्फ अलग इनसे अलग कर देंगे ना, अगर इनको अलग रखें और फ्लूइड को अलग रख देंगे तो वो इतना नहीं रहेगा, इनसे क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहले नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, आपका ध्यान रखना, फीटस आएगा। फीटस पहले नंबर पे आएगा, फिर फ्लूइड आता है। चलो अब हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, और कुछ थोड़ी है इसमें नहीं। चलो अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा कि सबसे ज़्यादा वेट गेन का कारण क्या होता है, तो फीटल ग्रोथ होती है। फीटल की क्या होती है दोस्तों, ग्रोथ होती है। लगभग 30% वेट गेन कह दो, या फिर लगभग 3.2 से लेकर 3.6 kg जो वेट गेन है वो किसके कारण होता है, फीटस के कारण होता है। फ्लूइड रिटेंशन होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन ये लगभग 20 से और 25% ही करता है, ये 30% कर रहा है। इसके बाद मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कोई वेट गेन को डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि क्या मेटाबॉलिक अल्ट्रेशन है। इसके बाद इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, हाँ ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज करता है, लगभग 12 से 16% करता है, केजी के अंदर 1.3 kg करता है अकॉर्डिंग टू DC दत्ता। ठीक है, तो इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम है, लेकिन सबसे मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम क्या है दोस्तों, फीटल ग्रोथ है, मैक्सिमम है फीटल ग्रोथ। तो इसको भी लिख लो, पिछला क्वेश्चन में तो लिखा ही दिया था ना, हाँ लिखो। प्रेगनेंसी के दौरान लार्जेस्ट वेट गेन फीटस से होता है, फीटस से होता है। ब्रैकेट में लिख लेना 30% और 3.2 to 3.6 kg, 3.2 to 3.6 kg। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है दोस्तों क्या है कि एक क्लाइंट एट 7 वीक जेस्टेशन, कि एक पेशेंट है, कितने वीक की प्रेगनेंसी पे है, 7 वीक की प्रेगनेंसी पे है। टेल से नर्स, एक नर्स को बताता है कि इन द प्रीनेटल क्लिनिक, कि एक प्रीनेटल क्लिनिक के अंदर क्या बताता है, एक पेशेंट है 7 वीक की प्रेगनेंसी में, ये बताता है कि वो सिक है, वो क्या है, बीमार हो रही है, और एवरी मॉर्निंग विद द नोजिया एंड वोमिटिंग, कि उसको हर सुबह क्या होती है, नोजिया और वोमिटिंग होती है। एंड एड्स दैट सी डज नॉट थिंक सी कैन टॉलरेट इट थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी, और मुझे ये डर है कि मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी प्रेगनेंसी तक इसको सहन कर पाऊंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक फीमेल है, उसको रोज़ सुबह सुबह नोजिया वोमिटिंग हो रही है, और वो ये कह रही है कि भाई मुझे ये नहीं लगता कि मैं पूरी प्रेगनेंसी इसको सहन कर पाऊंगी इसको।
तो नर्स क्या श्योर करती है, नर्स उसको कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये एक कॉमन अक्रेंस है, ये होती है, सबको होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में होती है, और ये जल्दी क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो वो जल्दी डिसअपियर कब हो जाएगी वही आपको बताना है कि एंड विल प्रोबेबली, लगभग कब ये क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले दोनों में देखना, मॉर्निंग सिकनेस वाले में लिखा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, दूसरे वाले में भी लिखाया था मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, लिखाया था ना दोनों में कि उसके अंदर क्या देना चाहिए, ड्राई क्रैकर्स देने चाहिए, एक में प्रोटीन, दोनों में देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है लगभग कितने वीक का होता है, 12 वीक का, और मंथ में अकॉर्डिंग देखेंगे तो 3rd मंथ। इसके अलावा एससीजी जो है उसमें भी मैंने आपको बता रखा था कि जो प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद वैसे भी एससीजी का लेवल कम होने लग जाता है। तो 3rd मंथ तक क्या होती है दोस्तों, आपको मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलती है, उसके बाद मॉर्निंग सिकनेस देखने को नहीं मिलती। तो 5th मंथ तो ज़्यादा हो गया, 4 मंथ भी ज़्यादा हो गया, और 2nd मंथ कम हो गया। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा दैट विल बी 3rd मंथ। ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें तो आपको आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, इसमें आप क्या करोगे। तो लिख लो, लिखो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस, तीनों ही लिखना, मॉर्निंग सिकनेस, ब्रैकेट में लिख लो नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया, क्योंकि इस क्वेश्चन में नोजिया एंड वोमिटिंग लिख रखा है, नोजिया एंड वोमिटिंग 3 मंथ तक रहती हैं, 3 मंथ तक रहती हैं। एक लाइन हो गया बस। इसके बाद हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों उसके ऊपर हम आ जाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, सिंपल है ये क्वेश्चन भी, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर ए पेल्विक एग्जामिनेशन। कि एक पेशेंट है दोस्तों, उसको हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। सी स्टेट दैट सी इज ऑलवेज टायर्ड, वो कहती है कि मैं हमेशा क्या रहती हूँ, टायर्ड रहती हूँ, और क्या फील करती हूँ दोस्तों, सिक फील करती हूँ। किस चीज़ से, स्टोमक से। ठीक है, एक पेशेंट का हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करें, उसको पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं टायर्ड रहती हूँ, सिक रहती हूँ, अब मेरा जो स्टोमक है उससे सिक रहती हूँ मैं, मतलब स्टोमक प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग के अंदर ज़्यादा सिक रहती हूँ। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, तो नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, तो मेन वही चीज़ है दोस्तों, इसके मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड इसको भी प्रॉब्लम है, सारे क्वेश्चन मॉर्निंग सिकनेस के दे रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि टेल मी अबाउट हाउ यू फील द रेस्ट ऑफ द डे। हम जानते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादातर, नाम इसका मॉर्निंग सिकनेस है तो ज़्यादातर मॉर्निंग में है, पहली चीज़ तो वो, तो रेस्ट ऑफ द डे जानने का कोई फायदा नहीं है। दूसरा, उस पेशेंट को अभी हम पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए ले जा रहे हैं, तो इस दौरान हमें इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी है, उसको बताना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि हम उसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस टाइम क्वेश्चन पे काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट किस चीज़ के लिए जा रहा है दोस्तों, पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए जा रहा है। तो आप इससे इस समय उसको आप ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करोगे उसको कंफर्ट हो, वो आप उससे ऐसे पूछोगे कि शाम को क्या करते हो, रात को क्या करते हो, तो वो कोई फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि टेल मी अबाउट हाउ यू फील द रेस्ट ऑफ द डे, कि रेस्ट ऑफ द डे क्या फील करते हो उससे कोई लेना देना इसमें नहीं है। ठीक है, हर में अलग अलग कंसेप्ट चलता है, अलग अलग रैशनल चलता है, ऐसे नहीं कि सब में एक ही हो गया, फिर तो मोस्टली सिंपल ही हो जाती, कोई भी पढ़ लेता। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी लेट्स डिस्कस वेज टू रिसोल्व दीज कॉमन प्रॉब्लम्स। अब ये दोनों क्या करें, चलो डिस्कस कर लेते हैं कि इन कॉमन प्रॉब्लम्स के क्या क्या तरीके हो सकते हैं ठीक करने के। क्यों? अगर आपको पेल्विक एग्जामिनेशन करना है तो उसके ये जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना पड़ेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा। और नर्स में यही बात, इसी के बारे में क्या कर रही है दोस्तों, बात कर रही है। इसी के अंदर ओपन कम्युनिकेशन की क्या कर रही है दोस्तों, बात कर रही है कि चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे इन कॉमन प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सकता है दोस्तों, रिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तब वो दोनों बताए, वो उसको बताएगी क्या प्रॉब्लम है और वो उसका क्या करेगी, उसका ट्रीटमेंट करेगी जो करना है, कि कैसे इनको रिजॉल्व किया जा सकता है, वो मैंने आपको बता रखा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है, परहैप्स यू शुड आस्क योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट इट। तो दोस्तों मॉर्निंग सिकनेस के लिए एंटीबायोटिक ड्रग की जरूरत वैसे भी नहीं पड़ती, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इसके लिए बताना क्या नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा, हमारे से जो कम्युनिकेशन है हम उसको डायरेक्टली क्या कर रहे हैं दोस्तों, कट कर रहे हैं। हमने तो सीधा आंसर दे दिया है, मेरे से मत बात करो, उधर जाके डॉक्टर से बात करो, जो बोलते हैं ना, तो वही हमने यहाँ पर बोल दिया कि मेरे से मत बात करो, डॉक्टर से कर लो बात। तो वो चीज़ कम्युनिकेशन को क्या कर देती है, कट कर देती है। और ये ऐसी प्रॉब्लम है भी नहीं कि एससीपी की जरूरत यहाँ पे पड़े। लास्ट जो ऑप्शन वो दोस्तों क्या है कि देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दीज एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, कि भाई इनके बारे में कोई चिंता मत करो। जब तक हमें दोस्तों प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं है,
जब तक हमने उनके बारे में डिस्कस ही नहीं किया कि हो सकता है कि जो पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम क्या हो दोस्तों, ज़्यादा हो, और हमने उसको कह दिया कि उसको चिंता ही नहीं करनी, वो घर चली जाए, उसकी प्रॉब्लम और बढ़ती जाए। क्यों? हो सकता है कि उसको हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम हो, उसको क्या हो सकता है, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम भी हो सकता है, और हमने उसको कह दिया कि तुझे चिंता नहीं करनी है। तो दोस्तों ऐसा हम नहीं कह सकते जब तक कि हमें पूरी प्रॉब्लम का पता नहीं लग जाए, इसलिए हमें पहले ये जानना जरूरी है। हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेट्स डिस्कस वेज टू रिजोल्व दिस कॉमन प्रॉब्लम्स। चलो बात करते हैं, लिखो। लिखो, एक प्रेग्नेंट वूमन अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए, एक प्रेग्नेंट वूमन अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में आती है, अगर किसी एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन ब्रैकेट में लिख लेना पेल्विक एग्जामिनेशन, मतलब क्वेश्चन में है, क्यों लगा के लिख लेना, पेल्विक एग्जामिनेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल में आती है, हॉस्पिटल में आती है, और प्रोसीजर से पहले, और प्रोसीजर से पहले यह कहती है कि उसे नोजिया, वोमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, नोजिया, वोमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, नोजिया, वोमिटिंग एंड मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम है, तो नर्स को उसे कहना चाहिए, तो नर्स को उसे कहना चाहिए कि चलो, इन्वर्टेड कोमा बंद कर लेना, चलो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, या इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लेना, ऐसे कैसे, चलो आपकी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के बारे में डिस्कस करते हैं, को ठीक करने के बारे में डिस्कस करते आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो ना। आपको और भी अच्छा तरीका अगर आ गया हो सकता है इतने क्वेश्चंस बनाते 90 क्वेश्चन का हमने रैशनल बना लिया, तो आप खुद भी उस तरीके से लिख सकते हो। अब मैं आपसे बस 5 मिनट और लूँगा, 5 मिनट भी ज़्यादा कह रहा हूँ, 2 से 3 मिनट और लूँगा दोस्तों, उसके बाद में हमारी क्लास को हम द एंड कर देंगे, आज की क्लास को, क्योंकि मैं एक बार रिवाइज ज़रूर करवाऊँगा, चाहे आप हार मान जाओ, लेकिन मैं हार नहीं मानने वाला। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है दोस्तों कि कोई भी अगर पेशेंट आपसे एक्टिविटीज़ के बारे में पूछता है तो आपको उसकी एक्टिविटीज़ के बारे में पहले जानना जरूरी है, तभी आप उसको क्या देना, सलाह देना, उसके बिना सलाह मत देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अरे यार इस क्वेश्चन का भी नहीं लिखा ना, चलो इसका भी लिख लो, वहाँ नहीं लिखाया था मैंने, यहाँ लिख लो आप। लिखो कि एक पेशेंट को न्यूट्रिशनल काउंसलिंग देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि सभी अलग अलग कल्चर में, इंग्लिश में लिख लो कल्चर को, तो सभी अलग अलग कल्चर में अलग अलग इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में लिख लेना, मैं क्लास को जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके ले लो। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या कहता है
कि अगर कोई प्रेग्नेंट क्लाइंट ये पूछे कि उसे खाने में क्या क्या खाना चाहिए, तो एक नर्स को उसके किसके बारे में जानना जरूरी है, हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है। तो उसके लिए उसे पूछना चाहिए कि उसने लास्ट 3 दिन में क्या खाया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन का क्या कारण होता है, कि जो यूट्रस है वो ब्लैडर को क्या करता है, कंप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले मॉर्निंग सिकनेस को कम करने के लिए सुबह बेड से उठने से पहले क्या खाना चाहिए, ड्राई क्रैकर्स। और दूसरे क्वेश्चन में सीधा लिख लो, रात को सोने से पहले क्या लेना चाहिए, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 300 से 350, इस क्वेश्चन में दे रखी थी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा जो वेट गेन होता है वो फीटस से होता है, फीटल ग्रोथ के कारण होता है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली मॉर्निंग सिकनेस जो होती है वो कितने मंथ तक रहती है, 3 महीने तक रहती है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ही कि अगर कोई भी प्रेग्नेंट वुमन किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आए और सीधा हमसे प्रोसीजर से पहले ये कह दे कि उसे कोई प्रॉब्लम है, तो पहले उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करो, तब उसको बाद में कहाँ लेके जाओ, प्रोसीजर के लिए लेके जाओ। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी जिसमें हमने 10 क्वेश्चंस पढ़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। आप अच्छे से 90 क्वेश्चंस हो गए दोस्तों, इनको रिवाइज भी करो। 100 क्वेश्चंस होने के बाद में मैं आपको एक बार पूरे क्वेश्चंस क्या करवाऊँगा, एक साथ रिवाइज करवाऊँगा। तो बस मैं आशा करूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बार बार क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, शॉर्ट नोट्स बनाओगे और उन शॉर्ट नोट्स के थ्रू रिवाइज करोगे। क्यों? उससे आपका टाइम क्या लगेगा दोस्तों, कम लगेगा। तो सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।